नमस्कार। एक 30 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 19 जनवरी 1991 को मध्य रात्रि पश्चात 3:42 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली में देखेंगे आने वाले समय में कितना प्रोग्रेस ये करने वाले हैं, क्या क्या इनकी कुंडली के अंदर शुभ और अशुभ स्थितियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कुंडली वृश्चिक लगन और कुंभ राशि की कुंडली है। यानी लगन के स्वामी मंगल देव हैं, वृश्चिक लगन है। राशि के स्वामी शनि देव हैं, क्योंकि कुंभ राशि है, चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में बैठा हुआ। वृश्चिक लगन मंगल का लगन है और मंगल साहस का प्रतीक कहा जाता है। वहीं क्योंकि ये लगन जल तत्व राशि का लगन है और वृश्चिक मतलब बिच्छू, इसका मतलब व्यक्ति के स्वभाव में गोपनीयता और छुपावट भी होगी। ऐसे लोग गंभीर स्वभाव के देखे जाते हैं। ज़्यादा इनके अंदर कोई तेज़ तर्रार वाली स्थिति नहीं होती, लेकिन हाँ, अपने किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति इनको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्हें अच्छा नहीं लगता तो मन ही मन ये उससे हमेशा कटे हुए ही रहते हैं। फिर ये उसको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ लगन का मालिक जो मंगल है वो लगन को वापस देखता है। 7वें घर में मंगल बैठा है, मांगलिक दोष बनाता है। और मंगल जब लगन को दृष्टि दे रहा हो तो ये व्यक्ति को एनर्जेटिक भी बनाता है। लग्नेश लगन को देखे, व्यक्ति जीवन में खुद के बल पर कुछ करने में सक्षम है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, कुछ बेहतर करूं, स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने में सक्षम होता है ऐसा व्यक्ति। अच्छी डील डॉल, अच्छी कदकाठी लेने वाला या अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु, अच्छे मान सम्मान के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि जिस घर का मालिक उस घर को देखता है वो भाव मजबूत हो जाता है। ये है आपका मंगल। बुध इस कुंडली के अंदर धन योग में है। 8वें और 11वें घर का मालिक बुध एकादश दूसरे घर में बैठा है, तो बुध धन योग बना रहा है। ये धन योग घर परिवार से संपत्ति दिलाएगा, पैतृक संपत्ति दिलाने का कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में पैसा कमाएंगे। बोलचाल के बल पर, वाणी के बल पर दूसरे को प्रभावित करके आप जीवन में पैसा कमा सकते हैं। बुध की स्थिति अपने आप में बेहतर है। बृहस्पति केतु के साथ, कहते हैं बृहस्पति जब राहु या केतु के साथ हो, और शास्त्र में कुछ बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके लिए कहते हैं वो फिर उच्च के फल नहीं दे पाता। कुछ लोग इसको कहते हैं वो नीच के फल देता है। मैं इसको नहीं मानता कि कोई ग्रह डायरेक्ट उच्च से नीच नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, वो उच्च जैसे फल नहीं देगा। बृहस्पति इनको महादशा में भी वर्तमान में चल रहा है। उच्च का बृहस्पति है, केतु के साथ है और वक्री होकर है। ये व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बना देता है। ऐसी स्थितियों में मैंने व्यक्ति को देखा है कि व्यक्ति अपने आप को शो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को दिखावा करता है। वो ये साबित करना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या मेरी जो बुद्धि है वो अच्छी काम करती है, मेरे जो डिसीजंस हैं वो अच्छे हैं। दूसरों की बात वो सुन जरूर लेता है, लेकिन उनको वह पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करता है। तो वो कॉम्बिनेशंस इस बृहस्पति केतु के साथ आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपना नुकसान भी करता है। जब तक वो बड़ों की सलाह नहीं लेगा, दूसरे के कार्य देखकर समझकर नहीं करेगा। किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करना, एक ही बार देखा कि हाँ मुझे सब कुछ आता है मैं कर लूँगा, और बाद में वो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे कॉम्बिनेशन मैंने बृहस्पति केतु के साथ देखे हैं। इंटेलिजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, व्यक्ति की पकड़ अच्छी होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति खराब है। अति विश्वास, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने ऐसे लोगों के साथ देखा है। बृहस्पति यहाँ दूसरे और 5वें घर का मालिक हो गया है। यानी व्यक्ति अपने मन से अगर चाहे तो एजुकेशन कर सकता है और अच्छी और हायर एजुकेशन कर सकता है। अब इस कुंडली में तीसरा घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। शनि, राहु, सूर्य और शुक्र, चार ग्रह, और 2 ग्रह ये राहु और केतु, वो बृहस्पति और केतु। 6 ग्रह जब कुंडली के तीसरे घर से संबंधित हो जाते हैं तो व्यक्ति जीवन में अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी कार्य अपने जीवन में करता है, जैसे टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन जुड़े हुए कार्य, खुद जाकर अपने माल को जगह जगह स्थानों पर बेचना, लोगों को दिखाना, सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट के द्वारा इधर उधर भेजना, तो ऐसे लोग अपने जीवन में ऐसे कार्यों में ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि आपका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है।
तीसरे घर का मालिक शनि तीसरे घर में राहु के साथ है। अब ये एक और दूषित कॉम्बिनेशन है। शनि राहु देखिए यहाँ 4-4 डिग्री पर है। जब जब शनि राहु एक कुंडली में एक साथ हों तो शनि के लिए कहा जाता है कि ये कर्म कारक है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कर्मों की जो कर्म आप अपने नित्य जीवन में करते हो, कि मैंने अपने कर्मों के द्वारा अपने कार्य में नुकसान किया, इस तरीके का शनि राहु का योग है। गलत कर्मों में लिप्त हो जाना, गलत आदतों में लिप्त हो जाना, किसी की बातें ना सुनना, अपनी बातों को आगे रखना, साहस होना एक बहुत अच्छी बात है जीवन में, वो आपके अंदर बहुत है। आप मेहनती व्यक्ति हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन भैया मेहनत को सही जगह लगाना भी तो ज़रूरी है। उठा के एक फावड़ा और लग गए पूरे मैदान को खोदने में बिना बात। उससे पहले ये सोचो कि हम किस काम को क्यों करने जा रहे हैं, इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलना है। दूरगामी रिजल्ट सोचो, जोश में होश नहीं खोना है। ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि व्यवसाय तो बाद की बात है, पहले तो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करके ही तो उसे व्यवसाय बनाता है वो अपना। तो ये शनि राहु का योग आपके लिए इस मैटर के लिए अच्छा नहीं है। यानी आपकी कुंडली में बार बार ये कॉम्बिनेशन है कि जीवन में अपने से बड़ों से सलाह लेकर कार्य करो। सूर्य आपका देखिए दशम का मालिक होकर तीसरे घर में है, यानी दशमेश जब तीसरे घर में जाए तो वही टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, हाथों से रिलेटेड काम में दक्ष होना। कभी कभी लोग बाग अच्छे मिस्त्री भी हो जाते हैं, अच्छे कारीगर भी हो जाते हैं, किसी चीज़ को सही करना स्वयं, तो वो कॉम्बिनेशन दिखता है। अब शुक्र इस हॉरोस्कोप में बहुत पीड़ादायक कॉम्बिनेशन है। ये इस हॉरोस्कोप में मुझे सबसे नकारात्मक योग दिखाई दिया, जिसको देखकर मुझे काफ़ी चिंता होती है कि शुक्र सप्तम का मालिक भी है, सप्तम का कारक भी है, यानी शादी कराने वाला ग्रह भी शुक्र है, ब्यूटी ऑफ मैरिज देने वाला भी ग्रह शुक्र है। वो यहाँ बैठा है और साथ में उसके शनि राहु और सूर्य हैं, यानी 3 अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, जो पहले तो विवाह नहीं हो देंगे, और अगर विवाह हो जाता है तो उसके बाद वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करेंगे। आप देखिएगा इनकी नवांश कुंडली में शुक्र फिर से राहु केतु के साथ हैं और चौथे घर में शनि राहु सूर्य मंगल बैठे हुए हैं। इसका मतलब है शादी के बाद वैवाहिक सुख में कमी, पत्नी के साथ प्रॉब्लम्स, पत्नी के साथ कलह, पत्नी के साथ विचार ना मिलना, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होना, वो आपकी कुंडली से साफ दिखाई देता है। साथ ही साथ चौथे घर में जब अशुभ होते हैं ग्रह तो इसका मतलब होता है घर की सुख शांति भंग होना, कि शादी हुई, शादी के बाद पत्नी से इतना कलह रहने लगा कि परिवार के अंदर शांति नहीं है। ये वो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ जो आपको बाई बर्थ मिले हैं। अब इसका लोग बाग ये पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। भाई साहब इसका समाधान है कुंडली मिलान, सीधा सा लॉजिकली समाधान है कुंडली मिलान, गुण मिलान नहीं। कभी आप 36 में से 30 गुण या 28 गुण मिला के खुश हो जाओ कि बहुत बढ़िया मिल गए, जीवन अच्छा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आपकी बेटे की कुंडली में हैं, वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन लड़की की कुंडली में नहीं होने चाहिए। चाहे शादी आज हो, चाहे शादी अब 4 साल बाद हो, चाहे शादी 5 साल बाद हो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, जब तक वो ऐसी कुंडली ना मिले कि जो आपके लड़के को निभाए, तब तक आप शादी नहीं करना। नहीं तो इस कुंडली में मैं आपसे क्लियर कह देता हूँ, मैंने ऐसी बहुत सारी हॉरोस्कोप्स देखी हैं, ऐसे लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, ऐसे लोगों को शादी का सुख नहीं मिलता। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र वे पहले तो विवाह कराने में देरी कराएगा, फिर विवाह का सुख देने में प्रॉब्लम करेगा। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ शुक्र यहाँ सप्तमेश द्वादशेश होकर तीसरे घर में है और दशमेश सूर्य के साथ है। इसका मतलब आपकी जो हॉरोस्कोप है ये एक बात को पक्का कहती है कि आप अपनी लाइफ में, अपने कार्य में, कोई भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने वो प्रेस्टीज कुकर के बारे में, एजेंसी के बारे में बताया है, इसको आप स्वयं इतनी मेहनत करो कि उस माल की सप्लाई के लिए आप जगह जगह जाके लोगों से मिलो, उनसे बात करो, ऑनलाइन इसका पोर्टल बनाओ, ऑनलाइन इसको बेचो। लोग बाग आजकल अमेज़ॉन पे, स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे इन पर बेचते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर बेचते हैं। किसी भी तरीके से भेजो, प्रचार कराओ, पंपलेट बांटो, कुछ भी करो, लेकिन आप जितना ज़्यादा इस तरीके के काम करेंगे उसी तरीके से ही आपका काम यहाँ चलने वाला है। आपको चल रही है भाई साहब बृहस्पति की महादशा,
और बृहस्पति केतु के साथ। अभी आप इस वीडियो को दोबारा सुन लेना कि मैंने बृहस्पति और केतु जब एक साथ हो तो क्या बताया। और आपको अंतर्दशा चल रही है राहु की 15 मार्च 2021 से, और राहु तीसरे घर में है, शनि के साथ है। अब शनि राहु और बृहस्पति केतु का संयोग चल रहा है। बहुत सावधानी समझदारी से चलना है, बड़े लोगों के साथ लेकर, बड़े लोगों की समझदारी से, उनकी सलाह के बिना कार्य नहीं करना, क्योंकि गुरु में राहु अगस्त 2023 तक चल रहा है। इस दशा के दौरान अगर आपके करियर में डाउनफॉल आएगा तो उसका एकमात्र रीज़न ये होगा कि आप अपनी चलाएंगे, आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, आप गलती करेंगे, आप गलत निर्णय लेंगे, आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपसे बिल्कुल ये यहाँ कहना चाहूँगा कि भाई साहब, अभी अगस्त 2023 तक मैं आपकी हॉरोस्कोप को ये नहीं कह सकता कि आपको कोई बहुत बढ़िया बिजनेस चलने वाला है। तो एक कॉम्बिनेशंस तो मुझे यहाँ ये नज़र आया। बाकी आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, क्या पता आपने किसी से पूछ के किया है, नहीं किया, क्योंकि मैंने इस हॉरोस्कोप को इस हिसाब से जज किया है, तो मैं तो आपको ये नहीं कहता कि आप 2023 तक बिजनेस करें। लेकिन आपने बिजनेस में एंट्री कर दी है तो भाई साहब अभी संघर्ष बहुत है। पूजा पाठ में बताऊंगा, उनसे समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी, लेकिन जो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना होगा। आपने तो बिजनेस की प्रोग्रेस कब होगी, बिजनेस के लिए अच्छा समय कब आएगा, बिल्कुल स्पष्टतः बता देता हूँ, अभी 2023 तक अच्छा समय नहीं है। अपने पैसे को बचा के रखो, ख़राब जगह इन्वेस्ट मत करो, जल्दबाजी मत करो, जो भी काम करना है, क्योंकि मेहनत बहुत हो रहेगी आपके साथ आने वाले समय में। तीसरे घर का राहु कहते हैं आविष्कारक राहु होता है। ऐसे में व्यक्ति स्वयं कुछ ना कुछ, उसके दिमाग में ऐसी योजना चलती है कि मैं अपने माल को कैसे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाऊं। और राहु मीडिया है, तो इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अपना प्रचार करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकी शादी के योग के बारे में आपने पूछा। बृहस्पति में चल रहा है राहु, अनकंडीशनल प्लेनेट कहा जाता है राहु के। जब कोई प्लेनेट शादी ना कराए तो राहु शादी करा सकता है। आपकी कुंडली के अंदर अब से लेके और आने वाला 1 साल, जिसको मैं कह सकता हूं कि हाँ, आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत बढ़िया है शादी के हिसाब से। उसके बाद फिर ये योग 2 साल के लिए चला जाएगा, फिर दशा आएगी शनि की, तब शनि में यानी 2024-25 में जाकर शादी का योग होगा। तो अब से लेके आने वाला 1 सवा साल आपके लिए बहुत बेहतर है। आप इनकी शादी पे अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस तो ये पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे, लेकिन शादी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब कुछ ऐसा मैं आपको बताऊं जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। तो शादी के लिए तो मैंने आपको देखो बता दिया, ये मांगलिक है। फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कोई मांगलिक लड़की मिले, मांगलिक ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुंडली मिलान से विवाह करें। आपको मिल जाए कोई पंडित तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे कुंडली मिलान करा सकते हैं। एक बात मेरी ध्यान रखना, किसी भी लोभ लालच के चक्कर में आकर के रिश्ता बहुत बढ़िया है, पैसे वाली पार्टी है, अच्छा पैसा लगेगा, उस चक्कर में शादी नहीं करना। सबसे पहले चुनना कि लड़के को सुख कहाँ मिल रहा है, क्योंकि इनकी हॉरोस्कोप में मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है। इनकी हॉरोस्कोप अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चली गई मिलान के लिए, तो हो सकता है लड़की वालों की तरफ से हर बार आपको ना का ही रिश्ता आए कि हमें नहीं करनी शादी, क्योंकि कॉम्बिनेशंस काफ़ी ख़राब हैं हॉरोस्कोप्स में। अब ऐसे लोगों को क्या पूजा पाठ करनी चाहिए? सबसे पहले आप रोज़ाना अपनी बुद्धि और सद्बुद्धि इन दोनों को बिल्कुल बेहतर कीजिए। 3 माला गायत्री मंत्र का जाप रोज़ाना करिए। रोज़ाना सुबह नहाइए धोइए, रुद्राक्ष की माला से या तुलसी की माला से 3 माला का जाप गायत्री मंत्र का आपको नित्य उठकर करना है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूर्व दिशा की तरफ मुँह करिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे के अंदर जल डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर जल दीजिए। ये है एकमात्र ऐसी पूजा जो आपका ध्यान अच्छा करेगी, आपको लॉजिक देगी, आपको समझदारी देगी। दूसरा उपाय, वो उपाय होगा शुक्र से संबंधित उपाय, विवाह से संबंधित उपाय।
मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। शुक्रवार की शुक्रवार आप देवी के मंदिर में जाना है आपको, और देवी के मंदिर में जाने के बाद किसी भी देवी के मंदिर में सफ़ेद रंग का बर्फ़ी का प्रसाद ले जाना है, और बर्फ़ी का प्रसाद ले जाकर वहाँ माता रानी को अर्पित करना है शुक्रवार के शुक्रवार। और वहाँ पर बैठकर आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है अपने वैवाहिक जीवन के लिए कि मेरी शादी हो जाए और मेरा वैवाहिक जीवन सुखद रहे। साथ ही साथ एक दुर्गा सप्तशती के नाम से किताब आती है, दुर्गा सप्तशती की किताब ले जाइएगा अपने साथ, और वहाँ पर बैठकर देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम, जब आप दुर्गा सप्तशती किताब खोलेंगे तो आपको 3 कवच उसके अंदर मिलेंगे, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम। ये तीनों स्तोत्र पाठ आपको सिर्फ शुक्रवार की शुक्रवार मंदिर में बैठकर करने हैं। तो सुबह मंदिर जाओ या शाम जाओ, जब आपका मन करे चले जाओ, और वहाँ अपना साइड में बैठकर इन तीनों कवच का पाठ करो। संस्कृत अगर नहीं आती है तो सिर्फ इनकी हिंदी पढ़ो, और मन में कहो कि माता रानी मेरे द्वारा जो भी दोष मेरी कुंडली में शादी से संबंधित है उनको दूर करो, अच्छा और सुखद वैवाहिक जीवन प्रदान करो। तो ये 2 उपाय आपको करने हैं, उपाय करने ही पड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये उपाय हैं, दशा का फल है। बाकी रतन के बारे में अगर बात करें कि आपको कौन सा रतन पहन लेना चाहिए, तो एक काम कीजिएगा, अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है उसके अंदर बृहस्पतिवार के दिन आप एक गोल्ड की रिंग पहन लीजिए। घर परिवार में किसी की कोई गोल्ड की रिंग हो तो उसे इंडेक्स फिंगर में डाल लीजिए, और 3 महीने उस रिंग को डाल के रखिए। जैसे आज का दिन बृहस्पति है तो आज भी डाल लीजिए, उसको कोई बात नहीं है। अब 3 महीने तक उस रिंग को, उस गोल्ड की रिंग को उसमें डाल के रखिए। अगर आपको उससे कोई नुकसान नहीं है, ना नुकसान है ना फ़ायदा है, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पुखराज रतन पहन लेना। फिर आप एक श्रीलंकन पुखराज पहनना, आप मुझसे संपर्क करना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो इतना आपको यहाँ इनके लिए करना है। जो बात मैंने आपको बताई है, बहुत सारी समझदारी की बात मैंने आपको यहाँ बताई है, उनको भी आप उपाय की तरह मानें और स्वीकार करें और अपने काम पर ध्यान दें। नमस्कार।